Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture, we shall be moving on forward with your UPSC Geochemist syllabus, that is photochemistry, and it is your main topic. Also those students who are appearing in their BSc chemistry or in their MSc chemistry. So it is important for them as well. So we can just write down our topic unit, we can say as and this is your lecture number 2. In this, the topic that we shall be covering is your quantum yield and Jablonski diagram. Alright, so today we shall be talking about the quantum yield and your Jablonski diagram. What actually is quantum yield? When we talk in terms of chemistry, so we in terms of photochemistry actually, so we have a certain sort of representation कि कितने हमने reacted molecules लिए थे एक particular time के अंदर और कितना हमारा product बन गया. So that is basically relevant to our yield कि कितना हमारा quantum yield produce हुई है. ये टर्म हमने कल भी देखा था जो हमारे लॉ से निकल के आ रहा था. दैट वाज आवर सेकंड लॉ, मतलब स्टार्क आइंस्टाइन लॉ जिसको बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जिसको बोलते हैं. तो वहां से ये टर्म निकल कर आई थी. अगर हम बात करते हैं क्वांटम यील्ड की, तो क्वांटम यील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज रिप्रेजेंटेशन इसकी फाइ से होती है. और डेफिनेशन की अगर बात करें तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ molecules reacting in a given time to the number of photons absorbed in same time. ऐसे ही हम लोग क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं. एंड दिस में वेरी फ्रॉम 1 to 10 to the power 6, तो बहुत लो भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है. सो इट इज़ जस्ट अ वेरिएशन. ऐसा माना जाता है जो यूजुअल क्वांटम यील्ड होनी चाहिए, दैट आइडियली इट शुड बी 1, बट ज़रूरी नहीं है कि क्वांटम यील्ड हमेशा 1 ही हो. इट कैन बी योर phi less than 1, equal to 1, or I would say greater less than 1, equal to 1, or greater than 1. These are the certain sort of variations. So you can write it like this as well. या फिर हम कह सकते हैं फाइ आपका ये होगा. अगर इसके फॉर्मुलेशन की बात करें कि अगर हमें फाइ को फॉर्मुलेशन करके दिखाना है तो हाउ कैन वी एक्चुअली फॉर्मुलेट फाइ? वी कैन फॉर्मुलेट फाइ in various ways, like number of moles reacting upon number of Einstein radiations बोल सकते हो या फिर photons absorbed, या फिर आप बोल सकते हो in this term only कितने number of molecules reacting in given time upon number of photons absorbed in same time. So there are certain variations or certain various other ways by which you can represent your this particular thing. And it is advisable कि अगर आपकी quantum yield less than 1 है तो it is almost perfect. 1 है तो it is ideal case, and greater than 1 भी बहुत सारी cases में available हो सकती है.
So, um, yeah, I hope it is visible. अगर क्वांटम यील्ड को डिटरमाइन करते हैं, अगर हम क्वांटम यील्ड को की बात करते हैं, तो क्वांटम यील्ड हम बोल रहे हैं या तो ये लेस देन 1 हो रही है या फिर इट इज ग्रेटर देन 1। दो केसेस अराइज हुए, या तो लेस देन 1 है या फिर इट इज ग्रेटर देन 1। अगर हम बात करते हैं लेस देन 1 की, तो लेस देन 1 के लिए वी हैव सर्टेन रीजंस कि व्हाई इट इज लेस देन 1, एंड if it is greater than 1, so why it is greater than 1. So let's take an example for less than 1, which says that this is your best example. Another example could be like HBr का formation, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर जो रेडिकल की यील्ड है इट इज यूजुअली लेस देन 1, वेराज अगर हम बात करते हैं या फिर क्वांटम यील्ड फॉर ग्रेटर देन 1, या फिर हम कह सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इन दोनों के लिए क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा, इन दोनों के लिए क्वांटम यील्ड 1 से कम। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कई बार क्वांटम यील्ड ज्यादा हो रही है, किसी किसी रिएक्शन के लिए बहुत कम हो रही है, तो इसके लिए वी हैव सर्टेन रीजंस। अगर रीजंस की बात की जाए तो पहला रीजन, अगर ग्रेटर देन की बात करते हैं, अगर हम रीजंस की बात करते हैं तो पहला रीजन हो सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होगा, अगर कोई चीज प्रोसीड कर रही है, एक बार लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ और आपके रेडिकल्स बनने शुरू हो गए, रेडिकल्स इनिशिएट हुए, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रोपगेशन। और प्रोपगेशन रेडिकल मैकेनिज्म में इस तरीके से होता है, जब तक आप टर्मिनेटिंग स्टेप नहीं लेकर आओगे, टिल देन योर रिएक्शन विल कंटिन्यू टू हैपन। अब रिएक्शन होती जाएगी बिकॉज वन दैट फोटोन हैज बीन एब्जॉर्ब, और रिएक्शन उसी फोटोन के थ्रू हो रही है, देयरफॉर आपकी क्वांटम यील्ड बढ़ सकती है। दूसरा इसका फॉर्मुलेशन हो सकता है हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन। हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन का रीजन हुआ, एनर्जी दैट वी आर एब्जॉर्बिंग ओवर हियर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आपने एक बार फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया और वो लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर रहा है, देयरफॉर आपकी क्वांटम यील्ड तब भी हाई हो सकती है। या फिर इंटरमीडिएट intermediate species act as catalyst। जब आपकी रिएक्शन हो रही थी तो कोई इंटरमीडिएट स्पीशी बनी एंड दैट इज प्रोवाइडिंग अ कैटालिटिक इम्पैक्ट टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ योर्स, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती चली जा रही है। देयरफॉर इन सब के मैकेनिज्म्स की वजह से आपकी जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। तो या तो आपने हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, या फिर एनर्जी का सोर्स बहुत ज़्यादा पास है जिसकी वजह से लार्ज रेडिएशंस आ रही हैं, एक ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो टर्मिनेटिंग स्टेप इज क्वाइट फार, या फिर उसको इन्वॉल्व करना पड़ रहा है जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड हाई हो गई। वहीं अगर हम यहाँ पर रीजंस की बात करते हैं तो यहाँ के रीजंस कह सकते हैं आपके कि क्वांटम यील्ड कम क्यों है। क्वांटम यील्ड कुड बी लो क्योंकि जो भी कोई इंटरमीडिएट स्पीशी बनी है, क्या पता वो टर्मिनेटिंग स्टेप हो, टर्मिनेशन हो गया हो, या फिर हम कह सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन मोर फेवरेबल है, या फिर हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी दैट वाज नॉट सफिशिएंट, एनर्जी एब्जॉर्ब वाज इनसफिशिएंट। सो सर्टेन रीजंस, दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि आपकी जो क्वांटम यील्ड है इधर ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। So these are basic reasons. You can add more reasons to it, but these would be more than enough. Now, this was all about our quantum yield. अब क्योंकि quantum yield निकल गई है, therefore
कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, मॉलिक्यूल्स बने, एक्साइटेशन हुआ, और एक्साइटेशन के बाद अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स थे, एनर्जी एब्जॉर्प्शन हुआ, मॉलिक्यूल्स एक्साइट करेंगे, एक्साइटेशन के बाद मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, कौन करता है, दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल डिस्कस. सो in that particular thing we have ये था हमारा बेसिस फॉर आर जेब्लॉन्स्की डायग्राम. अगर आपको जेब्लॉन्स्की डायग्राम बनाना है तो दिस इज हाउ यू विल बी ड्रॉइंग द बेसिस. अब इससे पहले क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड है, अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का फेट क्या हो रहा है, मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जा कहाँ पर रहे हैं, तो फेट ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स. दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो वो नीचे आ जाए, मतलब एमिट कर दे अपनी रेडिएशंस एंड इट विल कम डाउन. ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उसको एनर्जी मिली एंड इट हैज रीच टू एक्साइटेड स्टेट. अब एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचने के बाद, एक्साइटेड स्टेट पर ये मॉलिक्यूल पहुंचने के बाद इट विल नॉट रिमेन देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनर्जी हाई है और स्टेबिलिटी कम है. एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी कम होने की वजह से व्हाट विल हैपन, दिस विल इवेंचुअली कम डाउन. इसका कमिंग डाउन को ही बोलते हैं फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, मतलब एक्साइटेशन लेवल अब खत्म हो गए. अब अगर ये चीज वापस आती है, supposedly this thing particular thing is coming back, this particular thing is coming back, यहाँ से एक्साइटेड से this has come back to its particular state. अगर यहाँ से वापस आने में ये एमिट करती है एनर्जी, तो इसको बोल सकते हैं रेडिएटिव प्रोसेस. whereas अगर एनर्जी का एमिटेशन नहीं हो रहा, नो एमिशन ऑफ एनर्जी इज कमिंग, ये वापस आ गया और कोई एनर्जी देखने को नहीं मिल रही है, तो दिस इज नोन एज योर नॉन रेडिएटिव प्रोसेस. फिर से इलेक्ट्रॉन्स थे ग्राउंड स्टेट के अंदर, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी, देयरफॉर इट हैज टू कम डाउन, जिसको बोलते हैं फेट. अब नीचे आ गया, अगर वापस नीचे आ गया तो हो सकता है कि इसने थोड़ी रेडिएशन दी हो, या फिर हो सकता है इसने कोई रेडिएशन ना दी हो. अगर रेडिएशन दी है तो रेडिएटिव प्रोसेस है, रेडिएशन नहीं दी है तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है. सो on basis of this particular thing, we can divide it into two categories. पहला होता है आपका रेडिएटिव एंड अनदर इज नॉन रेडिएटिव. रेडिएटिव में आपके दो टाइप्स आ सकते हैं. वन इज फ्लोरेसेंस, इसका नाम आपने पहले सुना होगा, अलॉन्ग विथ फॉस्फोरेसेंस. वेराज नॉन रेडिएटिव में भी आपके दो टाइप आ सकते हैं, जो कहता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसको ISC से हमने कल डिनोट किया था while we were studying about photosensitization, and this is known as your internal conversion.
इन पूरे पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए विल कम टू आर डायग्राम जो कहता है ये, अगर इस डायग्राम में हम नॉमिनेशंस की बात करें या डिनोमिनेशंस की बात करें तो दिस स्टेट ऑफ आर्स विल बी एस नॉट। एस नॉट क्यों, मतलब सिंगलेट स्टेट है and it is ground state. This state of ours will be S1, singlet state hai but excited, and this state of ours will be S2, and this is our profile for energy. This is how our energy is moving. Similarly, this state of ours shall be T1, मतलब triplet की state है, triplet first excited state. Now we were having our molecule over here. Once our molecule was here, हमने क्या किया, इसके ऊपर रेडिएशंस लगा दी, रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब करी एंड दिस मॉलिक्यूल टेंडेड टू मूव इन द हायर लेवल, हायर लेवल पे चला गया तो इट समवॉट अपीयर टू कम हियर। अगर ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब की होती तो इट कुड हैव गॉन टू मोर हायर लेवल ओवर हियर। दो पॉसिबल केसेस थे, एनर्जी एब्जॉर्ब करा या तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एनर्जी का डेविएशंस ये है इंटरनल वाइब्रेशंस। इंटरनल वाइब्रेशंस का मतलब है दिस इज माय सिंगलेट स्टेट, दिस इज माय सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर बात करें तो सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसके अंदर भी अंदर के रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। दीज are my rotational levels, these are my vibrational levels. सिंगलेट स्टेट थी पूरी, सिंगलेट स्टेट के अंदर पूरे वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर डिवीजन, और इन वाइब्रेशनल लेवल्स का आपस में जो डिवीजन होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल लेवल्स। तो ये जो डिवीजन बने थे दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशनल एंड द रोटेशनल लेवल्स। तो इनके अंदर देयर वुड बी लाइंस लीडिंग और शोइंग यू द रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल डिविजन्स। तो इसी वजह से आपको इस डायग्राम में चीजें ऐसे देखने को मिली। नाउ क्योंकि यहाँ पर डिविजन्स है वाइब्रेशनल और रोटेशनल की वजह से, देयरफॉर मॉलिक्यूल जो हायर एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी बैठा है, द मॉलिक्यूल दैट इज ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट, अब क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, सबको चाहिए स्टेबिलिटी, देयरफॉर इट विल कम डाउन एंड कमिंग डाउन टू इट्स लोअर स्टेट। यहां से अपनी हायर लेवल से अपनी लोअर लेवल में, वाइब्रेशनल की लोअर लेवल में आने को बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। सिमिलरली हायर लेवल से लोअर लेवल में आने को बोलेंगे क्या, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। दिस इज हाउ वी कॉल इट वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। वेयर एज हायर लेवल से, हायर एक्साइटेड सेकेंड लेवल से अगर फर्स्ट लेवल में आ जाता है, ये सेकेंड लेवल से अगर फर्स्ट लेवल में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कन्फाइंड फील नहीं कर रहा, अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई, तो उसको लगा यहाँ शायद स्टेबिलिटी आ जाए, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का मतलब है डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स में से ऊपर की वाइब्रेशन लेवल से नीचे आना, तो दैट इज वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। सिंगलेट हायर एक्साइटेड टू सिंगलेट लोअर एक्साइटेड में आने को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। नाउ हियर नो सॉर्ट ऑफ रेडिएशंस विल कम। एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी अब ये नीचे आ गया है, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई है that can be in form of heat, but that is not in form of light. Since it is not in form of light, therefore we are calling it to be as non-radiative process. Now if we see the molecule over here, since the molecule has reached over here, so let's see what will happen to the molecule from here. Molecule from here will now get transmitted to the molecule here, क्योंकि एनर्जी तो सिंगलेट की ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट बिकॉज ऑफ द एनर्जी पैरिटी, तो मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाता है दूसरी लेवल के अंदर, एंड दिस कन्वर्जन इज नोन एज
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और मॉलिक्यूल पहुंच गया यहाँ। यहाँ मॉलिक्यूल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, देयरफॉर यहाँ होगा आपका वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। दिस इज नोन एज वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के दौरान भी कोई एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट हैज नॉट बीन रिलीज, देयरफॉर इट इज अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। हो भी सकता था कि आपका जो मॉलिक्यूल है दैट कुड हैव डायरेक्टली कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेट, मतलब सिंगलेट पे आ जाता डायरेक्टली सिंगलेट पर अगर आ जाता ये, तो हम इसको बोलते क्या, वी कुड हैव कॉल्ड इट फ्लोरेसेंस। वी कुड हैव कॉल्ड दिस प्रोसेस फ्लोरेसेंस, क्योंकि यहाँ पर आपकी हो रही है एमिशन ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे फ्लोरेसेंस जब सिंगलेट से अपनी लोअर ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडिएशंस ऑफ लाइट आ रही है, देयरफॉर इट इज रेडिएटिव इन नेचर, whereas this is non-radiative in nature. Similarly, vibrational relaxation के बाद your molecule is here now. अब यहाँ से भी ultimately it will have to come to the ground state. Coming to the ground state means it will be releasing some sort of energy, and this energy will be in form of light. Once this energy is in form of light, तो ये बना देती है इसको क्या, radiative process, और इस रेडिएटिव प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं क्या, phosphorescence. Now the molecule has reached to the lowest ground level it could ever have, and this is where the molecule has low energy and high stability. तो यहाँ मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया था और अल्टीमेटली उसकी एक्साइटेशन किस तरीके से खत्म हुई, दिस इज हाउ वी कैन सी। सो दिस होल इज नोन एज योर जेब्लॉन्स्की डायग्राम, जिसने अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी, या फिर आई वुड से यूटिलाइज कर दी, इन ऑर्डर टू शो दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स वर ड्रॉन, vertical lines were drawn. Horizontal lines represented what? The shells, the levels, whereas these vertical lines shows the transition, and their incoming and outgoing, everything has been explained by the Jablonski. Therefore he was awarded with the Nobel Prize as well. Also we sometimes, most of the times, this question is directly asked, so it is very necessary that you should explain Jablonski diagram along with what actually the radiative and the non-radiative processes are. So I hope you now know what are radiative. Radiative processes वो processes होंगे जहाँ पर light निकलती है, energy is emitted in form of h mu, whereas यहाँ पर no h mu emission is observed. अगर हम शॉर्ट में रिविजन करें फ्लोरेसेंस के लिए, तो फ्लोरेसेंस कैसा था कि आपके एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल आ रहा है आपकी ग्राउंड स्टेट में और एमिट हो रही है आपकी लाइट। फॉस्फोरेंस कहता था आपके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से आपका मॉलिक्यूल आता है ग्राउंड स्टेट में और यहाँ पर एमिट हो रही थी लाइट। सिमिलरली अगर हम और डिटेल्स में बात करते हैं, तो फ्लोरेसेंस कहता है कि देयर इज इंटरनल कन्वर्जन, मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट कन्वर्जन, singlet to singlet conversion is observed, whereas यहाँ पर जो आपका conversion था that was triplet to singlet conversion is observed. Also ऐसा देखा जाता है in non-radiative conversions and emissions we have internal inter-system crossing, जहाँ पर molecule आपका सिंगलेट एक्साइटेड से जा रहा था ट्रिपलेट एक्साइटेड में, वेयर एज यहाँ पर देखा जाए तो आपका मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड से जा रहा था सिंगलेट इसमें। यहाँ पर एनर्जी निकल रही थी बट नॉट इन फॉर्म ऑफ लाइट, मे बी इन फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म, या फिर कोई और ने यूटिलाइज कर ली हो या फिर कोलिजन के थ्रू यूटिलाइज हो गई हो। सो इट इज एन ऑप्शनल थिंग, दिस थर्मल एनर्जी इज एन ऑप्शनल थिंग।
एंड वन मोर थिंग यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ कि जो फ्लोरेसेंस होता है, अगर आप इसका लाइट सोर्स कट कर देते हो तो फ्लोरेसेंस की जो एमिशन पावर है, लाइट की जो एमिशन पावर है, दैट विल बी कट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स खत्म तो फ्लोरेसेंस खत्म। वेराज फॉस्फोरेसेंस थोड़े टाइम तक भी अपनी लाइट सोर्स खत्म होने के बावजूद थोड़े टाइम तक अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। एंड बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस आर फायरफ्लाइज। इन दोनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फायरफ्लाइज, एंड दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग ऑल द डिटेल्स इन योर ओन टर्म्स, एंड दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग अ डायग्राम। इसी के अंदर यू नीड टू शो दीज वाइब्रेशनल लेवल्स लाइक V1, V2 dash dash we can make here V1, V2 here though it will be only one, though I have made many, but here the singlet state is there, sorry, singlet ground state is there, so only one line would work for you. All right, and here also triplet states are there, so V1 dash dash, V2 dash dash, V3 dash dash. So this is how you can represent the vibration level. Internal rotation levels are not needed to be represented like I have represented over here. So like this you can form in the corner, but they are not that necessary. Instead, vibrational are necessary because of the vibrational relaxation that you're gonna show in your examination. So you can just take the screenshot of this particular diagram because it is sure to come. And you can place a mark over here and write sure. No matter which sort of examination you are appearing in BSc, in MSc or in UPSC Geochemist, so in all sort of examination, this particular question is sure to come. I hope you have understood this topic. So this was all from my side for today. Thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.